Good afternoon, all of you. Any doubt or question from the previous class? Till which topic we have covered? किसी को याद है थोड़ा बहुत कहाँ तक हमने कवर किया था? No one remember? तुम लोगों का मिड टर्म 2 भी होगा आई गेस 30 अप्रैल से, सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना। 30th को फिजिक्स का मिड टर्म 2 है और 1 और 2 को बाकी होंगे। तो मिड टर्म 2 में जो तुम्हारा पहला मॉड्यूल छोड़ के जितना भी मैंने कवर कर दिया, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, तीनों मॉड्यूल मिड टर्म 2 में आएंगे। और उसके बाद 5 मई से तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे। 7 को फिजिक्स का प्रैक्टिकल है और फिर 12 या 13 से तुम्हारे एग्ज़ाम है। 13 को फिजिक्स का फाइनल एग्ज़ाम है और उसमें से तुम्हारे से सारे मॉड्यूल आएंगे जो भी कवर हो गए। ठीक है ना? किसी को इसमें तो डाउट नहीं है? मिड टर्म और फाइनल या प्रैक्टिकल के बारे में कुछ क्लियर तो नहीं करना है? आई थिंक यहाँ तक हम आ चुके थे। दैट 2 level सिस्टम, वाई 2 level सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर लेजिंग एक्शन। आई थिंक ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था। दैट फॉर लेजर एक्शन वी नीड द पॉपुलेशन ऑफ हायर स्टेट इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ लोअर स्टेट, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन 2 level लेजर सिस्टम। सो दैट्स वाई 2 level इज नॉट सुटेबल फॉर लेजिंग एक्शन, so we need to shift it. That's why we move to the 4 level laser system. Now we will see that how population inversion is possible in 4 level laser system, how it works, and that is suitable for lasing action. So this is the 4 level laser system, 0, 1, 2, 3, 4. You can see there are 4 levels. So from 0 to 3 there is only pumping, through which you can excite the electron. From 3 to 2 there is non-radioactive decay. From 2 to 1 there is a lasing transition in which there is spontaneous stimulated, both process will happen. And from 1 to 0 again there is non-radioactive decay. So we'll see the number of rate of change of electrons, rate of change of number of electrons in all the state one by one. So first we'll see in the second state, that is dN2 by dt. So Rp is the pumping rate. So if we check dN2 by dt, so because it's pumping from here to here, so this will add in this. So dN2 by dt is R of P. Now due to 1 and 2 Sg, see this expression, this whole expression is same as we got it in the 2 level system. See है ना, माइनस गामा ई जी एन ई प्लस के एन पी एन जी माइनस एन ई। तो ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज आएगा बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 2, सो दिस विल बी एज इट इज, सी सेम। एंड दिस पंपिंग विल ऐड, क्योंकि जितने भी यहाँ से पंप होके यहाँ आएंगे दैट विल डिके रेडियो एक्टिव, विद नॉन रेडियो एक्टिव डिके दे विल गो टू स्टेट 2, सो दैट विल एड अप। नाउ वी विल चेक द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट स्टेट। देखो ये जितना भी सेकंड में बढ़ा वो उतना फर्स्ट से घटेगा, क्योंकि दोनों अगर एक जगह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 घटते हैं तो दूसरी जगह 2 बढ़ेंगे, क्योंकि टोटल तो फिक्स ही रहने वाले हैं। सो
ये जो टर्म है यहाँ पे नेगेटिव है तो 1 में पॉजिटिव होगी, ये वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 में नेगेटिव होगी। नाउ 1 से 0 में, फ्रॉम 1 to 0 there is non-radioactive decay also, so we have to consider that also. Non-radioactive decay is minus gamma 10 n1, it is proportional to the initial number of atoms. ये हो गया, so we have rate of change of electron of 2 and 1. Now we move to 0. अब 0 में एक तो नॉन रेडियोएक्टिव डिके हो गया, द वन विच इज कमिंग फ्रॉम दिस, ये यहाँ से कम हुआ तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब द वन मोर टर्म इज पंपिंग टर्म। अब यहाँ से अगर आरपी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पंप होके यहाँ गए तो यहाँ से आरपी घट गए, दिस इज गामा 10 n1 माइनस आरपी। सो वी गॉट 3 एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इन एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? Now you have to solve it simultaneously using any of the method which you studied in your basic classes, and you will obtain this expression for steady state. Del of n is equal to n1 minus n2 is equal to rp upon gamma 10 bracket gamma 21 minus gamma 10 divided by gamma 21 plus k times of np. Now since for population inversion we need n2 is greater than n1, so for population inversion this del of n must be less than 0. This is the population inversion condition, del of n is less than 0. So this is positive, this is positive, this is positive, so these three terms are positive. So if gamma 10 is greater than gamma 21, then this whole del n is negative. Negative means population inversion condition is achieved, which is the necessary condition for laser action or lasing. So in the 4-level laser system we have reached the population inversion very easily as compared to 2-level laser system. 2-level laser system में population inversion नहीं हो पा रहा था और 4-level laser system में हो गया, इसलिए दिस इज सुइटेबल फॉर लेजर एक्शन। ठीक है, these are other few condition for lasing action. A resonant cavity which used to provide the feedback. नेट गेन पर राउंड ट्रिप, जो गेन होता है वो लॉस से ज़्यादा होना चाहिए, लॉस ज़्यादा होगा तो लेज़र काम नहीं करेगा। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन टेक गामा 21 कॉमन। अगर इससे गामा 21 कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस के एन पी पाई गामा 21 और इस टर्म को बाहर ले आए। So this whole term will be del of n naught. Del of n naught is a constant and inside k n p को हमने w s i g मान लिया और 1 by gamma 21 को tau t1 मान लिया। Now if we plot this expression del n by n naught with this, because ये सब तो constant है, पॉजिटिव है, तो del n by n naught को अगर इसके साथ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। It means as we increase this difference or this term, the number of electron will saturate, the pumping will saturate. So this is how we define the saturation intensity. WSIG times of tau T1 is equal to I by I saturation. So I saturation पे थोड़ी देर बाद जैसे जैसे pumping process बढ़ेगी, it will reach the saturation stage. ठीक है, now optical transition of laser is finished from my side.
So the topics which we covered in this are, first we discuss about the laser and what is laser. Then we move to the two level laser system. We check the excited state, ground state, how they behaving. Then we discuss about the absorption, spontaneous emission, stimulated emission. Then we check the how atom relax, how they relax when they reach to the ground state in the two level laser system. Then we reaches the Einstein A and B coefficients. We calculated both the coefficient through the calculation, both terms A and B. Then we check the transition rate in each of the level, ground level or excited level. Then we calculate the rate equation analysis for the both ground state and excited state. Then we discussed one by one all the terms in the rate equation analysis, and we have seen that in two level laser system population inversion is not possible, and in either way whatever you do you cannot achieve population inversion in two level system. And if population inversion is not possible, then laser action is not possible. That's why we move to the four level laser system. And today we have seen that in the four level all the rate equation for four level laser system. Then we see how all these terms are behaving, and we have seen that population inversion is possible in the four level laser system. And if population inversion is possible, then it means our laser can work very well. So any problem till this, let me know. कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो बताओ, और शुड आई मूव अहेड? ठीक है, let's close this PPT, but this topic is finished from my side. So now two more topics remaining, last two topics. One is the helium neon laser, its construction and working, and other is the ruby laser. So today we will discuss the helium neon laser, and tomorrow we will discuss the ruby laser. Then syllabus from my side is finished. So as suggested from the name helium neon laser, it consists of helium and neon. And since helium and neon are gas, it is a type of gas laser in which a mixture of helium and neon gas is used as a gain medium. It is also known as HENE laser. So question is, what is gas laser? It is a type of laser in which a mixture of gas is used as a laser medium or gaining medium or active medium. And gas lasers are the most commonly used laser, especially in the laboratory scale. कॉलेज की तो किसी लेबोरेटरी में है कि नहीं मुझे नहीं पता, फिजिक्स में तो नहीं. तो गैस लेजर आर रेंज फ्रॉम लो पावर helium neon laser to very high power carbon dioxide laser. So the helium neon laser are most commonly used in college laboratories, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होता है इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एप्लीकेशन मोर. Since helium neon laser is bit cheaper and in laboratory we cannot keep very high cost instrument,
And the one most useful advantage of this helium neon laser is that in case of solid state, if the temperature is high or overheating is done, it can melt, है ना. But since it is a gas, if you increase temperature, nothing can happen. So it is prone to damage. So if it's prone to damage, then they can run continuously for a long time. So next is, what is helium neon laser? So at room temperature, the ruby laser used to give a very short burst of light. Means एक बार लाइट दी, बंद हो गया, फिर दी, बंद हो गया, इस तरीके से चलता रहता है. So ऐसा सोचा गया, it would be better if we have a laser which emit light continuously, and this kind of lasers are called continuous wave laser. Since they are emitting light continuously, light means wave, so they are called continuously wave laser. And helium neon laser is one of the most common continuous wave laser which is constructed. Built in 1961 by Ali Jawan and Bennett and Herod. ये कोई पूछेगा नहीं, just for the knowledge. Helium neon, this laser is most commonly or widely used laser, as I already told. It has many industrial and scientific uses and used in demonstration or in laboratory for optics experiment. And one more thing to remember about helium neon laser is that the optical pumping method which we discussed is not used in helium neon laser. It uses the electrical pumping method to excite the electrons. Electrical pumping means we have to give current, we have to supply voltage. You can see the excitation of electrons in helium neon gas active medium is achieved by passing an electric current through the gas. Next point is, helium neon laser operates at a wavelength of around 632.8 nanometer, which comes under the red portion of VIBGYOR. It has three essential components. One is the pump source, which excites the electron from ground to excited state. Usually the pump source is high voltage power supply. Second is a gain medium, which is a laser glass tube or discharge glass tube. Third and last is the resonating cavity. अभी इसकी फिगर देखेंगे, पहले हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं. तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ लेजर बीम, द एसेंशियल टू अचीव द, अभी मैंने बताया जैसे कि जहाँ भी लेजर एक्शन करना है, वी नीड टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन. पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो लेजर विल नॉट वर्क. सो व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन? इट इज द प्रोसेस in which the electrons in the higher energy state is more as compared to the lower energy state. ज़्यादातर lower energy state में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं because it's a relaxed state. It's the most relaxing state. But we need more number of electron in the excited state. So in general, lower energy state has more electrons than the higher energy state. However, after achieving population inversion, more electron will remain in the higher state. ये मैंने बता दिया. So in order to achieve population inversion, we need to supply energy. हमें energy supply करनी होगी. So supply करने के लिए अलग अलग तरीके के energy sources use होते हैं. So in Ruby laser and ND lasers, the source which are used are light energy sources to pump the electron. But in helium neon laser, the source which is used is not light. In this, a high voltage DC supply is used to pump the electron. तो high voltage DC supply से क्या होता है? High voltage DC supply pass through the gas mixture of helium and neon. ये तो किस तरह की कंस्ट्रक्शन है? ये हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर है, ये ग्लास ट्यूब है, ये डीसी पावर सप्लाई, ये कैथोड, ये एनोड.
दोनों साइड मिरर होता है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो सेकंड इज गेन मीडियम। So the gain medium of helium it is a mixture of helium and neon gas which is contained in the glass tube at a very low pressure. So the partial pressure of helium is around 1 microbar and neon is around 0.1 microbar. The gas mixture is usually comprised of helium gas, so mostly the helium is formed. So if we want to achieve the population inversion, we need to excite the lower energy electrons of helium from the lower energy to higher energy. So in helium neon laser, neon atoms are the active center. Neon एक active center होता है जहाँ सारी प्रोसेस होती है, and have energy level suitable for laser transition. और इनका जो energy level होता है ट्रांजिशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है. विद हीलियम एटम हेल्प इन एक्साइटिंग, और हीलियम जो होता है नियॉन को एक्साइट होने में हेल्प करता है. कैसे करेगा वो अभी अगली फिगर में और थ्योरी में डिस्कस हो जाएगा. इलेक्ट्रोड्स आर प्रोवाइडिंग इन द ग्लास ट्यूब, दोनों साइड इसके इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रोड का यूज क्या है? टू सेंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैस मिक्सचर. इस इलेक्ट्रोड को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं. Last is resonating cavity. The glass tube is placed between two parallel mirrors. दो parallel mirror के बीच में glass tube को रख देते हैं. These two mirrors are silver. ये सिल्वर के मिरर होते हैं, सिल्वर्ड होते हैं, ऑप्टिकली कोटेड होते हैं. Each mirror is silvered differently. हर मिरर को अलग तरीके से सिल्वर किया जाता है. The left side mirror is partially silvered. जो लेफ्ट वाला होता है partially silvered होता है. जो राइट वाला होता है वो कंप्लीटली सिल्वर होता है. लेफ्ट वाले को हम लोग आउटपुट कपलर बोलते हैं, और जो राइट वाला होता है उसको हाई रिफ्लेक्टर और फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर बोलते हैं. जो फुली सिल्वर्ड मिरर होगा कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, और जो पार्शियली सिल्वर मिरर होगा उससे क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द लाइट का पार्ट होगा वो मतलब रिफ्लेक्ट होगा और बाहर भी जा सकता है. अब वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर. सो फर्स्ट इज टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिसके लिए हम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. और अभी मैंने बताया इन हीलियम नियॉन लेजर वी यूज हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई एज द पंपिंग सोर्स. सो ए हाई वोल्टेज डीसी प्रोड्यूस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. जो हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई होगा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकालेगा जो गैस के मिक्सचर से ट्रेवल करेंगे. द गैस मिक्सचर इन हीलियम नियॉन लेजर इज मोस्टली कंप्रोज्ड ऑफ हीलियम गैस. ये भी अभी बताया, जो गैस का मिक्सचर होता है उसमें ज़्यादातर हीलियम गैस होती है. देयरफॉर हीलियम एटम ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई. तो जो हीलियम एटम होते हैं ज़्यादातर एनर्जी वही फील करते हैं, उन्हीं पे हिट करती है. व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन, जब हम पावर ऑन करेंगे लगभग 10 किलो वोल्ट की वोल्टेज होती है. and this voltage is enough to excite the electron from the ground to excited state. बहुत ज़्यादा वोल्टेज है. The electron produced in the process of discharge, अब डिस्चार्ज होते समय जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे दैट कैन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन. तुम्हें पता ही है, दे कैन गो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड. इन द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग थ्रू द गैस, जब ये गैस के थ्रू फ्लो हो रहे होते हैं, द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू हीलियम एटम. तो जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है अपनी थोड़ी सी एनर्जी हीलियम एटम को ट्रांसफर कर देते हैं. अब इससे क्या होगा, जो हीलियम के एटम होंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, जिसको मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं. तो हमने माना कि जो मेटास्टेबल स्टेट है F3 और F5 है. तो यहाँ देखो ये रहे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आके हिट किया. अब इस फिगर में देखो नीचे 3 रह गए, जिन 2 को इसने हिट किया वो उछल के मेटास्टेबल स्टेट 3 और 5 में चले गए. अब जो इलेक्ट्रॉन एक बार मेटास्टेबल स्टेट में चला गया वो ग्राउंड स्टेट पे वापस नहीं आ सकता स्पॉन्टेनियस एमिशन से, बट ये अपनी एनर्जी किसी और को देके वापस आ सकते हैं. ठीक है. द एनर्जी लेवल ऑफ सम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन एटम. अब जो नियॉन एटम है उसके जो बहुत सारी उसकी वो होती है एनर्जी, वो हीलियम एटम के इक्वल होती है. इससे क्या होगा,
जो एक्साइटेड स्टेट में हीलियम के एटम गए थे, ये देखो, अब ये जाके नियॉन को हिट करेंगे, ये नियॉन को हिट करेंगे तो जो ये नियॉन के एटम थे ग्राउंड वाले, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और ये जो हीलियम के थे वापस अपनी स्टेट में आ जाएंगे। ये देखो, इन्होंने यहाँ हिट किया तो यहाँ 3 रह जाएंगे, ये रहे, ये उछल के ऊपर चले गए, और जो ऊपर थे जिन्होंने नियॉन को हिट किया तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ गए। इससे हुआ क्या, नियॉन के एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो गए और ग्राउंड स्टेट में कम हो गए, तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, देखो लिखा। हाँ, कौन बोला? हाँ, देखो हमने वोल्टेज सप्लाई की, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने हीलियम के ग्राउंड स्टेट में हिट किया, फिगर देखते रहना, ये रहे, ठीक है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसने 2 को हिट किया तो ये दोनों उछल के आगे चले गए, देखो ऊपर, एक यहाँ आगे एक यहाँ आगे, ये है ना, देखो एरो बना रखा है मैंने, एक्साइटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके टकराने से एक्साइट हो गए, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, अब क्या होता है, नियॉन के कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी इनके इक्वल होती है, जब उनकी एनर्जी इनके इक्वल होती है, ये जो एक्साइटेड स्टेट में गए थे हीलियम के, अब ये नियॉन के ग्राउंड स्टेट वाले को हिट करेंगे, ये देखो एरो बना रखा है, ठीक है। यस। जब ये नियॉन की ग्राउंड स्टेट वाले से कोलाइड करेंगे तो नियॉन वाले तो एक्साइट हो जाएंगे और ये दोनों अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाते हैं, देखो एरो बना रखा है, ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गए और जो नियॉन वाले थे वो एक्साइट होकर ऊपर चले गए, यस सर। और हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया, है ना। अब मेटास्टेबल स्टेट का फायदा क्या होता है, इनका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन देर तक के लिए रह पाती है। देखो, लाइकवाइज मिलियंस ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम आर एक्साइटेड टू मेटास्टेबल स्टेट, द मेटास्टेबल स्टेट हैव लॉन्गर लाइफ टाइम, therefore a larger number of electron will remain in the metastable state and population inversion is achieved। तो हमारा जो एम था पॉपुलेशन इन्वर्जन वो हो गया। आफ्टर सम पीरियड द मेटास्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ द नियॉन एटम विल स्पॉन्टेनियसली फॉल इनटू द नेक्स्ट लोअर एनर्जी, ये बताया मैंने, वापस आ जाते। तो ये था तुम्हारा हीलियम नियॉन लेजर और उसका वर्किंग। अब हीलियम नियॉन लेजर के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला, ये विजिबल रीजन में लाइट एमिट करता है, स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, सस्ता होता है, बिना डैमेज हुए लंबे टाइम तक चल जाता है। डिसएडवांटेज क्या होती है? इसकी एफिशिएंसी कम होती है, गेन पावर लो होती है, और कुछ लिमिटेड टास्क के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इनकी? इसकी इंडस्ट्री में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में, कॉलेज लेबोरेटरी में, जगह जगह इसकी एडवांटेज है। तो मेरी तरफ से तुम्हारा हीलियम लेज़र ख़त्म हो गया। अब लेज़र में एक टॉपिक बचा है, दैट इज रूबी लेज़र, दैट यू विल डिस्कस टुमारो। तो कल तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। अगर किसी को डाउट है लेज़र में तो पूछ लो। इस बार मीटर एग्जाम में केवल प्रैक्टिकल, केवल क्वेश्चन ही रहेंगे, क्या न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल? सब कुछ होगा, थ्योरेटिकल भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा, ठीक है। तो इधर प्रैक्टिकल में मतलब किसी का परफॉर्म करना रहेगा, सब सवाल परफॉर्म तो यार कर नहीं पाओगे क्योंकि सबके पास अमृता लैब तो चलता नहीं है। वाइवा लूंगा, वाइवा के बेस पे मार्क्स दे दूंगा। पीपीटी में अपलोड कर दूंगा आज लेज़र की सारी क्लासरूम पे। सर तो सर मतलब वाइवा मतलब जो प्रैक्टिकल करवाएंगे सर उन्हीं से रिलेटेड होगा ना? हाँ, उसी जो तुम्हें करवाए हैं 4-5 उन्हीं में से पूछा जाए। किसी और को कोई डाउट है?
किसी और को कोई डाउट है? ठीक है, फिर आज का टेस्ट दे दो तुम लोग अगली क्लास में।